पेपर में आपको इनवॉइस बनाना नहीं आएगी, सिर्फ इनवॉइस की डेफिनेशन आएगी। तो आप लिखेंगे कि इनवॉइस इज ए डॉक्यूमेंट which is issued by the seller to the customer or supplier to the customer, giving him details of the goods sold to him and asking him for the payment. But that is for only credit transactions. ये आपने याद रखना है कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आएंगी बस। मतलब इनवॉइस इज यूज्ड ओनली फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन में तो आप पैसे वसूल कर लेते हैं, पेमेंट भी कर देते हैं, वो नहीं आती हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर हम पैसे नहीं लेते हैं, उधार पे बेचते हैं या खरीदते हैं। तो उसमें जो सप्लायर होता है वो कस्टमर को भेज देता है एक डॉक्यूमेंट जिसमें वो बताता है कि मैंने आपको कौन कौन सी चीजें भिजवाई हैं, कितनी क्वांटिटी में भिजवाई हैं, उसकी अमाउंट कितनी है, और साथ में कहता है कि उसकी पेमेंट हमें कर दें, किस डेट को पेमेंट करेंगे आप, इस डेट को आपने पेमेंट करनी है हमें। बट दैट इज यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शंस ओनली। इनवॉइस आपके पास एविडेंस होता है, आपके पास प्रूफ होता है कि दैट इज साइंड बाय द कस्टमर, दैट कस्टमर इज रेडी टू मेक यू द पेमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट एंड यू विल रिसीव द पेमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। अगर वो पेमेंट नहीं करता तो आप उस एविडेंस को उसके सामने शो कर सकते हो कि भाई ये देखो आपने वादा किया था पे करने का, आप पेमेंट क्यों नहीं मुझे पे कर रहे। तो दैट इज बेसिकली इनवॉइस। इसको लिखने में मसला है तो मुझे बताएं, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सूलन पेपर में क्या पूछेगा आपसे, पेपर में पूछेगा व्हाट इज इनवॉइस, आप डेफिनेटली उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट है जो कि सप्लायर भेजता है कस्टमर को, जिसमें वो बताता है कि कौन कौन सी चीजें भेजी हैं, कितनी अमाउंट की भेजी हैं, और डिडक्शन कोई अगर उसमें ट्रेड डिस्काउंट की है तो वो बताते हैं। और इट इज सेंड, रीजन क्या है भेजने का, कि कस्टमर से कहते हैं कि भाई आपने इस तारीख को पेमेंट करनी है, और उस तारीख को फिर वो एज एविडेंस के तौर पर हम उसके सामने रख सकते हैं, ये आपने हमें कहा था। नेक्स्ट आपकी आती है चेक काउंटर फाइल। चेक काउंटर फाइल एंड वोचर्स आर यूज्ड फॉर द पेमेंट मेड और रिसीव्ड थ्रू बैंक। चेक काउंटर्स हैं वो जो आप चेक करते हैं या रिसीव करते हैं तो उसमें चेक काउंटर फाइल यूज की जाती है। होती है चेक काउंटर फाइल, अगर आपने चेक बुक देखी हो तो चेक के पीछे एक छोटी सी पर्ची लगी होती है जिस पर हम चेक देने के बाद लिख लेते हैं कि हमने किस बंदे को पैसे अदा किए हैं। वो जो छोटी सी पर्ची है दैट इज यूज्ड एज एन एविडेंस, आई हैव मेड दिस पेमेंट टू दिस पर्टिकुलर पर्सन ऑन दिस डेट, और आप वो बैंक से रिकॉर्ड निकलवा कर दिखा भी सकते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं आप इसमें। माइक अपना बंद कर दें, किसका माइक ऑन है? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी, माइक सर मत बंद कर देना। जी हसनैन, गुड टू सी यू इन द क्लास। सर गुड टू बी हियर। देर आए दुरुस्त आए, वी कैन से लाइक दैट आल्सो। श्योर सर। कहते हैं ना, डोंट engage yourself too much in the school activities that you are, you know, sometimes going away from studies, you're getting away from studies. So be careful, I believe this, but this is not the, you know, age to probe the matter that what you are doing or what problems you are facing or what in which activities you are involved, because you are matured enough. A levels में कहते हैं सख्ती करने से बच्चा नहीं पढ़ता, प्यार से पढ़ जाता है। फिर आप अपने फ्यूचर की खुद ही जो है वो रखवाली हो। अच्छा जी,
दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इनवाइस बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। इनवाइस क्या होती है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो हम भेजते हैं, सप्लायर कस्टमर को भेजता है या ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल को भेजता है उसको बताने के लिए कि मैंने आपको ये चीजें भिजवा दी हैं, इतनी क्वांटिटी में भिजवाएंगे, इतनी अमाउंट की भिजवाएंगे, इतना डिस्काउंट दिया आपको, और अब आप बताएं कि आपने इस डेट को मुझे पेमेंट करनी है या नहीं करनी। लेकिन इनवॉइस सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए होती है, क्योंकि कैश पे अगर आपने कोई चीज ले ली है या बेच दी है तो उसको वापसी तो हो ही नहीं सकती, तो बात खत्म हो गई। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए होती है ये, और फिर वो जो ट्रेड रिसीवेबल होता है वो साइन करके वापस करता है इनवॉइस, और देन इट बिकम्स अ डॉक्यूमेंट एविडेंस, ये बंदा मुझे इस टाइम को पैसे दे देगा। फिर चेक काउंटर फाइल के बारे में बता चुका हूं, आगे लिखे पे स्लिप या वेज शीट जो है, इट इज यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉइज। एक पे स्लिप बैंक में भी होती है, लेकिन दैट इज नॉट अवर कंसर्न, जो कि हम डिपॉजिट करने के लिए जमा करवाते हैं, बट पे स्लिप और वेज शीट हम यूज करते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस टू अवर एम्प्लॉइज। उनको पे स्लिप में या वेज शीट में हम लिखते हैं कि इन्होंने कितने घंटे कितना टाइम लगाया है, कितना काम किया, और आर्ली वेज के साथ, आर्ली रेट के साथ उसको मल्टीप्लाई करके हम उसको पेमेंट कर देते हैं। तो पे स्लिप या वेज शीट आर यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉइज। रिसीट क्या होती है? दैट इज वेरी वेरी सिंपल। व्हेन यू गो टू ए शॉपिंग मॉल and you purchase something, they will provide you with a receipt, and that is receipt is basically the evidence that you have made the paid the amount already and they have received the amount. It is issued, it is used when you receive an amount or gives an amount in cash. जब आप कैश में कोई चीज पे करते हो तो एक रसीद वो अपने पास रखते हैं, एक आपको दे देते हैं, जो सबूत होता है आपके पास कि आप इतनी अमाउंट की पेमेंट कर चुके हैं, या कोई और बंदा आपको इतनी अमाउंट की पेमेंट कर चुका है, तो उसके पास वो रिसीट होती है, जो आपको शॉपिंग मॉल्स के ऊपर भी मिलती है, ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर भी मिलती है, उसी को रिसीट का नाम कहा जाता है। आगे आता है जी क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो मैं आपको लिखवाऊंगा। यहां तक कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हैं। यहां तक मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हाँ, है ये थ्योरेटिकल पोर्शन ही हमारा, क्योंकि इनवॉइस बनाना या क्रेडिट नोट डेबिट नोट बनाना या चेक काउंटर फिल बनाना ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, उसके बारे में हमें लिखना पड़ेगा। क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट जी, दे आर यूज्ड फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स। रिटर्न ऑफ गुड्स आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये बुक में लिखा हुआ नहीं है, आप लिखें तो बेहतर है, याद रहेगा। Credit note and debit note are used for the return of goods, and we know that there are two types of returns. We know that already. There are two types of returns. एक को हम कहते हैं जी रिटर्न इनवर्ड, या इसको हम कह सकते हैं, और इसका नाम क्या होता है जी, सेल्स रिटर्न। दूसरी आपकी होती है जी, लिख रहा हूं मैं, रिटर्न आउटवर्ड, और इसे हम क्या कह सकते हैं जी, परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड की एंट्री हम क्या पास करते हैं हसनैन? रिटर्न इनवर्ड की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न की एंट्री। जब आप किसी को चीजें बेचते हैं ना, हम उसकी एंट्री करते हैं ए टू सेल्स। उधार पे चीजें बेचते हैं किसी को, ए को फर्ज कर लें आपने चीजें बेची उधार पे, उसकी एंट्री क्या होगी? ए डेबिट सेल्स क्रेडिट, क्योंकि व्हेनेवर गुड्स आर सोल्ड वी क्रेडिट सेल्स। ए डेबिट हो रहा है क्योंकि हमने पैसे अभी ए से लेने हैं। अब अगर ए कुछ चीजें वापस कर देता हमें, तो उसकी एंट्री हमारी क्या होती है? सेल्स रिटर्न डेबिट ए क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट और ए क्रेडिट। कितनी चीजें उसने वापस कर दी, सपोज करें 200 की हमें उसने वापस कर दी। अब इस एंट्री में हम कौन सा नोट इशू करेंगे? वी विल इशू डेबिट नोट, डेबिट नोट इशू करें।
इसी तरह रिटर्न आउटवर्ड की एंट्री अगर होगी तो उसकी एंट्री आपको पता है कि क्या होती है या क्या हम पास करते हैं, वो हमारी होती है जी बी डेबिट हो जाएगा और रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट हो जाएगा, या उसका दूसरा नाम क्या है, परचेजेस रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। और ये भी अमाउंट अगर हम लिख लें सपोज करके, इमेजिनरी अमाउंट ले लें कि 100 की हमने चीजें वापस की हैं, इसमें हम क्या इशू करेंगे, इन दिस केस वी विल इशू क्रेडिट नोट। ये दो चीजें जो है ना वो हमारे सामने मंजर आम पर आ गई हैं कि आप डेबिट नोट इशू करते हैं या आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं। ठीक है जी। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर सेल्स रिटर्न हो रही है तो उसका मतलब है कि आप हमेशा क्रेडिट नोट इशू करेंगे। मैंने उल्टा लिख दिया है, आई एम सॉरी, एक मिनट। जो पर्सनल अकाउंट एंट्री में हो रहा है वही नोट हम इशू करेंगे। यानी कि सेल्स रिटर्न टू ए में ए क्रेडिट हो रहा है तो वी विल इशू क्रेडिट नोट, और अगर पर्सनल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो वी विल इशू डेबिट नोट। ये हमारी एंट्री इस तरीके से हो जाएंगी कि सेल्स रिटर्न की एंट्री में हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं और परचेज रिटर्न की एंट्री में डेबिट नोट इशू करते हैं। जरा इसको समझ लेते हैं मजीद थोड़ा सा। और देखिए, अगर आप सेल्स रिटर्न कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपने पहले एंट्री पास की होगी यहां पर ए डेबिट, और आपने डेफिनेटली क्रेडिट किया होगा इसको, सेल्स को, चीजें बेची होंगी उसको, सारी बात अभी वापस आई है ना। तो ए को हमने डेबिट क्यों किया था कि हमारा वो ट्रेड रिसीवेबल था, उससे पैसे लेने हैं। अब आपने उससे पैसे वसूल नहीं करने तो ए को आपने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि पैसे वसूल नहीं करने तो आपका एसेट डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट with the amount of 200, A is no more your trade receivable. With the amount of 200, A is no more your trade receivable. So our trade receivable is decreasing. Trade receivable decreasing का मतलब है decrease in asset, और decrease in asset credit होता है। तो sales return to A हम इसकी एंट्री पास करेंगे, और इस सूरत में हम इशू करेंगे we will issue credit note। फिर रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न की बात करते हैं, उसकी एंट्री क्या होगी, बी टू परचेज रिटर्न या बी टू रिटर्न आउटवर्ड। तो इसका मतलब है इससे पहले भी एक एंट्री पास हुई है हमारी। इससे एंट्री क्या पहले पास हुई है कि हमने चीजें पहले परचेज की हैं, उसकी एंट्री थी परचेजेस डेबिट एंड ए क्रेडिट। और भाई खरीदी थी तो वापस करेंगे ना, बगैर खरीदे थोड़ी वापस कर सकते हैं। जब हम व्हेनेवर गुड्स आर परचेज वी डेबिट परचेजेस एंड ए क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारा वो ट्रेड पेबल है, हमारी लायबिलिटी है, वी आर येट टू मेक द पेमेंट। तो हमारा वो ट्रेड पेबल, हमारी लायबिलिटी, हमने पैसे अदा करने। अब क्या हो रहा है, ये मैं कह रहा हूँ सॉरी, बी होगा, नाम बी है ना उसका इसलिए। अब क्या होगा, हम एंट्री जब रिटर्न करेंगे इसको चीजें, तो हम एंट्री करेंगे बी टू परचेज रिटर्न। बी डेबिट हो रहा है, हमारा ट्रेड पेबल डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि हमने 100 रुपया अब बी को पे नहीं करना, क्योंकि उतनी अमाउंट की चीजें हमने वापस कर दी। तो बी डेबिट हो जाएगा, ट्रेड पेबल और परचेज रिटर्न जो है हमारी क्रेडिट हो जाएंगी। यानी सेल्स की एंट्री के उलट सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है, और परचेज की एंट्री के ऑपोजिट परचेज रिटर्न की एंट्री होती है। लेकिन सेल्स रिटर्न की एंट्री में हम करते हैं क्रेडिट नोट इशू करते हैं, और परचेज रिटर्न की एंट्री में, रिटर्न आउटवर्ड की एंट्री में हम डेबिट नोट इशू करते हैं। और उसको याद कैसे रखना है आपने, कि आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होती है और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है। तो जो एंट्री में, रिटर्न की एंट्री में पर्सनल अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो आप डेबिट नोट इशू करेंगे, अगर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, आई रिपीट अगेन, अगर पर्सनल अकाउंट रिटर्न की एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे, और अगर पर्सनल अकाउंट रिटर्न की एंट्री में डेबिट हो रहा है तो आप डेबिट नोट इशू करेंगे। इन दैट सिनेरियो अगर ट्रांजैक्शन लिखी ये हो क्रेडिट नोट इशू टू सी 100, तो एंट्री क्या होगी, कौन बताएगा मुझे। क्रेडिट नोट इशू टू सी 100, तो क्या एंट्री होगी, डेफिनेटली क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट आर यूज्ड फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स। When they are used for the return of goods, तो या तो सेल्स रिटर्न हो रही है या परचेज रिटर्न हो रही है। आप बताएं क्रेडिट नोट इशू टू सी की एंट्री हमारी क्या होगी, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। यानी सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी या परचेज रिटर्न की एंट्री होगी, और क्या एंट्री होगी, कोई भी बच्चा बता सकता है अगर आपके जहन में आ रही है तो। सेल्स रिटर्न की होगी। जी बिल्कुल ठीक है,
सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा आपका, सी आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट नोट इश्यूड टू सी का मतलब है कि आप जो पर्सनल अकाउंट है उसे क्रेडिट कर रहे हैं, तो सी क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, और ये उसका मतलब ही है कि सी क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट नोट इश्यू हो रहा है सी को। अगर यहां पे लिखा हो डेबिट नोट इश्यूड टू डी, तो हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, डी डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट आपका हो जाएगा परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न आपका क्रेडिट हो जाएंगी, डी टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री पास होगी डेबिट नोट इश्यू टू डी में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं डेबिट नोट इश्यू करूंगा तो मैंने पर्सनल अकाउंट को डेबिट करना है, जब मैंने डी को डेबिट करना है तो फिर क्रेडिट क्या होगा, परचेज रिटर्न। इसका मतलब परचेज रिटर्न की एंट्री, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है, और जब हम क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे हैं तो उसका मतलब है आपने पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करना है, इसका मतलब है सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, और सी को आपने क्रेडिट करना है। तो ये मैंने आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्रेडिट नोट डेबिट नोट का वर्ड जब भी आपके जहन में आए या क्वेश्चन में आपको आता महसूस हो, तो जो पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए वो यही है कि क्रेडिट नोट डेबिट नोट आर यूज्ड फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स, आइदर इट इज गोइंग टू बी परचेज रिटर्न और इट इज गोइंग टू बी सेल रिटर्न, एंड देन आप पर्सनल अकाउंट के हिसाब से ये फैसला करेंगे कि एंट्री सेल्स रिटर्न की है या परचेज रिटर्न की है। तो मैं इसमें आपसे थोड़ा सा पूछ भी लेता हूँ अभी, और हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, दोनों ही सूत्रों में। जी, इसमें यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं जरा ये कॉल पिक कर लूं, मुझे जरा आप लोगों को क्या समझ आई है। तो अगर हम यूज करें, अगर बल्कि मुझे बताएं समझ आ गई है, असनैन इसमें बताओ, क्रेडिट नोट डेबिट नोट की समझ आ गई है? यस सर, आइडिया हो गया। जी, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट आर यूज फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स। बेसिकली जब आप चीजें वापस करते हैं, इसका मतलब है चीजें वापस दो सूरतों में हो सकती हैं, या तो आपको पसंद नहीं आएंगी या अगले बंदे को पसंद नहीं आएंगी, दो ही बातें हो सकती हैं। जब आपको पसंद नहीं आएंगे तो आप वापस कर देंगे, अब वापस करेंगे तो वो परचेज रिटर्न कहलाएंगे, उसकी एंट्री हम करते हैं। सारी बात हमने पहले चीजें खरीदी होंगी तो परचेजेस टू बी करेंगे, वापस करेंगे तो हो जाएंगे बी टू परचेज रिटर्न। इस सूरत में हम डेबिट नोट इशू करेंगे क्योंकि बी डेबिट हो रहा है, इसलिए लॉजिक भी बता देता हूँ। बी हमारा ट्रेड पेबल था, ट्रेड पेबल डिक्रीज कर रहा है, हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज कर रही है, तो हमने उसको ये पैसे पे नहीं करने, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगा आपका। इसी तरह जब सेल्स रिटर्न होती है तो पहले चीजें बेचते हैं हम, पहले चीजें ए टू सेल्स होंगी तो सेल्स रिटर्न होंगी ना, तो पहले ए टू सेल्स करेंगे, फिर करेंगे सेल्स रिटर्न टू ए 200 से, ए हमारा क्रेडिट हो जाएगा और सेल रिटर्न जो है वो हमारी डेबिट हो जाएंगे, तो सेल रिटर्न टू ए आपकी एंट्री हो जाएगी 200 से। ये हमने क्रेडिट नोट डेबिट नोट के वाले से, और इसमें ए क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे, इसमें बी डेबिट हो रहा है डेबिट नोट इशू करेंगे, और इस तरीके से भी सवाल पेपर में आ सकता है। अब हमारा जो इसके बाद डॉक्यूमेंट आता है, बिजनेस डॉक्यूमेंट आता है, वो लिखा नहीं, वो आपको लिखना पड़ेगा, उसमें नहीं लिखा हुआ, आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होती है जी? is sent to the customer giving him details of all the transactions, giving him detail of all the transactions relating to a particular month। फिर मेरा दूसरी नहीं आना इसमें ना लो, हाँ दूसरे में यूज कर
relating to a particular month. It is sent to the customer, giving him details of all the transactions relating to a particular month and showing him the balance, at the end due to him, जो उसने पे करना। ठीक है जी। It is sent to the customer, giving him details of all the transactions relating to a particular month and showing him the balance, ending balance, showing him the balance at the end due to him, जो उसने पे करना है। थोड़ा ये गलत आ रहा है तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। Balance at the end due to him, यानी जो बैलेंस उसने पे करना है एंड पर वो उसको बताते हैं कि ये बैलेंस आपका है जो कि हमारी तरफ ड्यू है। ड्यू टूवर्ड्स हिम भी लिख सकते हैं हम, ड्यू टू हिम भी लिख सकते हैं, आप एक ही बात है। इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सिंपली आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज अकाउंट, इट इज द टी अकाउंट ऑफ trade receivable for a month. बेसिकली टी अकाउंट होता है ट्रेड रिसीवेबल का एक महीने का। इट इज ए टी अकाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल फॉर ए पर्टिकुलर मंथ, जिसमें हम ये बताते हैं कि आपके साथ हमारी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है, कितनी चीजें बेची हैं हमने आपको, कितने पैसे आप चीजें हमने वापस किए हैं, कितने पैसे आपने देखे, और आखिर में बैलेंस ड्यू टू हिम भी बताते हैं कितने पैसे आपकी तरफ निकलते हैं हमारे, जो आपने हमें पे करने। उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहा जाता है। उस बिजनेस डॉक्यूमेंट को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहा जाता है, क्योंकि अगेन वो भी एक प्रूफ है हमारे पास कि हमने ये पैसे जो हैं वो अदा करने हैं या हमें ये मिल जाने हैं। तो ये चीजें इस तरीके से आपने सॉल्व जो है वो करनी है। ठीक होगी जी बात। अब देखते हैं हम इससे आगे क्या चीज आती है। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैंने आपको ये चीजें समझा दी हैं। इसमें कोई मसला है तो बिला झिझक आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ, थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप है, ये है ही थ्योरेटिकल टाइप बेसिकली। और मुझे आप अफशफाक कुछ कह रहे थे रूल्स का, आपने मैसेज किया, मुझे समझ नहीं आया। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर चाह रहे हो, क्या कह रहे हो? सर नहीं सर, मैं कह रहा था कि वो आपने हमें कहा था कि फिजिकल क्लास से पहले आज वो पढ़ा, वो देखा ना लेक्चर में आपको सेंड करूंगा सर, वो आपने सेंड नहीं किया। जी जी बिल्कुल, मुझे याद आ गया। अब मुझे याद आ गया कि वो मैंने क्या कहा था। ठीक है, मैं सेंड करता हूँ अभी, मुझे याद आ गया। सर मैंने रिक्वेस्ट करना था कि जो आप वो मुझे ईमेल कर देंगे। आप जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा, आवाज कट गई थी जी। सर मैं कह रहा हूँ कि पिछली क्लासेस में जो आपने लेक्चर्स लिए थे ऑनलाइन, वो आप मुझे सेंड कर देंगे ईमेल पे। हाँ जी, मैं सेंड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। कौन है आप? हसनैन ही बात कर रहे हो ना? हाँ जी सर। ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो ये तो हमारा हो गया जी। हमने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी पढ़ लिया। पिछली क्लासों में मैंने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ा था, उसको आपने डेफिनेटली डिटेल में डिस्कस किया है कि देयर आर 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। ये देखें, सेल जर्नल, इट इज अ स्पेशल जर्नल इन विच वी रिकॉर्ड क्रेडिट सेल टू द कस्टमर, देयर नेम्स, अमाउंट्स एंड देयर टोटल। ये बुक में आपके मौजूद है, बुक आपके पास है, सबके पास है तकरीबन। परचेज जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेजेस, उनके नाम, अमाउंट और टोटल। रिटर्न आउटवर्ड में रिटर्न आउटवर्ड रिकॉर्ड करते हैं, रिटर्न इनवर्ड में इनवर्ड रिकॉर्ड करते हैं, और कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं हम कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस। और जनरल में रिकॉर्ड करते हैं बाकी अदर ट्रांजैक्शन जिसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं होता और गुड्स भी इन्वॉल्व नहीं होते। असल में गुड्स का मतलब है क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स की बात होगी। तो स्पेशल जर्नल जो है इन्हें डे बुक्स भी कहा जाता है। ये हमने इसके हवाले से भी हमने अपना जो हमारे बेसिक लेक्चर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात कैश बुक की भी हम तकरीबन डिस्कस कर चुके हैं। अब 2 के पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करके लेक्चर हम आज कंप्लीट करते हैं। वो है जी हमारा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो जरा लिखना पड़ेगा आपको, लिखें जी ट्रेड डिस्काउंट।
लिखें ट्रेड डिस्काउंट, या मैं लिखवा दूं साथ, अगर चाहें आप तो मैं चलें लिखवा देता हूं, जगह थोड़ी है इसमें मौजूद। ट्रेड डिस्काउंट, इट इज अ डिस्काउंट which is given on list price. It is a discount which is given on list price because of bulk buying or to loyal customers, because of bulk buying or to loyal customers. ठीक है जी, बल्क बाइंग जो करते हैं या लॉयल कस्टमर जो आपके होते हैं उनको हम ये ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं या देते हैं। Is not shown anywhere in the books. Is not shown anywhere in the books. हम बुक्स में इनको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते। मतलब है एंट्रीज पास नहीं करते इसकी हम। Rather, it will be subtracted from the total amount. Subtracted from the total amount. तो हम टोटल अमाउंट में से क्या कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कि ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट है जिसको हम कहीं शो ही नहीं करते, बल्कि टोटल अमाउंट में से माइनस कर देते हैं, वो कहीं भी नहीं आना ही कहीं नहीं। तो ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट व्हिच इज गिवन ऑन लिस्ट प्राइस because of bulk buying or to loyal customers. It is not shown anywhere in the books, rather it will be subtracted from the total amount. हम टोटल अमाउंट में से माइनस कर देते हैं इसको, और कहीं भी इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, कहीं भी इसको हम शो नहीं करते, बल्कि टोटल से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सिंपली इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल अमाउंट। ठीक है जी। और ये किस दिया क्यों जाता है, ज्यादा मिकदार में आप चीजें खरीदें तो, या लॉयल कस्टमर हो आपका तो दिया जाता है, और बुक्स में कहीं हम इसको शो नहीं करते। मैंने जैसे बताया आपको, टोटल अमाउंट में से हम इसको माइनस कर देते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज गिवन ऑन बार्गेनिंग। बार्गेनिंग के दौरान ही खत्म हो जाता है, तो हमें शो करने की जरूरत ही नहीं है, हम बस टोटल में से माइनस कर देते हैं, और जो अमाउंट बाकी आती है उसकी एंट्री हम पास करते हैं। ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, जो कि आपको समझाया मैंने कि ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। इसके बाद जो दूसरा डिस्काउंट होता है उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट, और उसको हम शो करते हैं बुक्स में। कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट जो है, इट इज गिवन बिकॉज ऑफ अर्ली पेमेंट और प्रॉम्प्ट पेमेंट। यानी अगर आपकी पेमेंट जो है वो जल्दी कर रहे हैं या फौरी कर रहे हैं। और इसको हम रिकॉर्ड भी करते हैं बुक्स में, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, और ये दो किस्म के होते हैं। एक आपका होता है जी डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, जो कि हमारा एक्सपेंस होता है, और दूसरा आपका होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, जो कि हमारी क्या होती है, इनकम होती है। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड इज बेसिकली एन इनकम, और उसे हम इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं।
ये लिख लें क्योंकि आपके पास लिखा हुआ ये नहीं है मौजूद, तो इसको लिखना जो है वो जरूरी है। अब डिस्काउंट अलाउड का मतलब है कि हमने किसी से पैसे लेने थे लेकिन हमने उसे कुछ पैसे छोड़ दिए, जिसकी मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि फर्ज कर लिया आपने चीजें बेची हैं ए को, तो आप एंट्री पास करेंगे ए डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब ए ने हमें पैसे दे दिए, हमने चीजें बेची थी 1000 की, ए ने हमें पेमेंट कर दी है लेकिन हमने उसे कुछ पैसे छोड़ दिए क्योंकि उसने फौरी पेमेंट कर दी थी, हमें अर्ली पेमेंट कर दी थी, वक्त से पहले कर दी थी। बैंक हमारा डेबिट हो रहा है 800 से, पैसे कितने मिल रहे हैं 800, फिर डेबिट हो रहा है हमारा डिस्काउंट अलाउड, जो हमने पैसे छोड़ दिए हैं उसको खुद से, कितने से 200 से, और ए हमारा क्रेडिट हो जाएगा कितने से 1000 से। ये एंट्री है, इसमें हम डिस्काउंट अलाउड जो है हमारा डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस है हमारा, क्योंकि हमें नुकसान हो गया, क्योंकि पैसे तो हमें मिलने थे कितने, पैसे 1000 मिलने थे लेकिन मिल कितने रहे हमें मिल रहे सिर्फ 800, क्योंकि 200 रुपया मैंने खुद छोड़ दिया है क्योंकि मुझे जल्दी पैसे मिल रहे थे। भाई छोड़ दिया, नुकसान तो फिर भी हुआ है ना। जितना हमने चीजें खरीदी थी बी से, तो बी हमारा ट्रेड पेबल था, ट्रेड पेबल तुम्हारा फुल अमाउंट से खत्म हो गया, लेकिन पेमेंट अब कितनी कर रहे हैं 20% के हिसाब से लेस कर रहे हैं, तो बैंक आ जाएगा 1600, 20% लेस पेमेंट कर रहे हैं, बाकी आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव जो हमने पे नहीं किया, जो पैसे बच गए हमारी इनकम है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। ये डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव की एंट्रीज को हम इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये 2 एंट्रीज है बेसिकली, ये भी 2 ही है, ये डिस्काउंट अलाउड की है और ऊपर वाली डिस्काउंट रिसीव की है। सॉरी ये मैंने ज्यादा कर दिया, इसको रिकॉर्ड नहीं करते, इसको करने देते हैं जी। तो ए टू सेल चीजें बेची हैं आपने, फिर 800 रुपया मिल गया और डिस्काउंट हमने 200 रुपया डिस्काउंट दे दिया, वो हमें नहीं मिले पैसे, हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमें उतना नुकसान हो गया, चाहे हमने अपनी मर्जी से किया तब भी 200 रुपया लॉस तो हुआ है ना हमें। इसी तरह हमने चीजें खरीदी उधार पे 2000 की और बी को पेमेंट की, लेकिन पेमेंट की 1600, बाकी पैसे पे नहीं किए क्योंकि उतने हमें डिस्काउंट रिसीव कर लिया हमने, यानी उतने पैसे हमें पे नहीं करने पड़े, तो हमें उसका फायदा हो गया है। तो डिस्काउंट रिसीव इज एन इनकम फॉर द बिजनेस एंड इनकम ऑलवेज क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट हो रही है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है वो इसलिए डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव इनकम है इसलिए क्रेडिट हो रही है। बताएं इसमें कोई मसला है तो यहां तक मुझे बताएं ताकि मैं दोबारा रिपीट कर दूं। इशफाक एनी प्रॉब्लम इन दिस कॉन्सेप्ट? वैसे तो ये ए लेवल में इतना नहीं आता, ओ लेवल में जरूरी है क्योंकि ओ लेवल में इसका रेपिटेशन काफी ज्यादा है। तो देख लो अमल इसमें मसला है तो मुझे सर समझ आ गई। हसनैन और सरमद आप बताएं। नो सर, नो वरीज सर, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है ना? जी जी, डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है क्योंकि हमें उतने पैसे कम मिले, चाहे हमने खुद छोड़े हैं तो एक्सपेंस है डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, वो क्रेडिट होती है, हालांकि हमें वो हाथ से पैसे नहीं मिले, लेकिन आपने पैसे पे कितने करने थे 2000, आप पे कितने कर रहे हैं 1600, तो 400 का बेनिफिट नहीं हुआ आपको, वो आपकी इनकम ही तो है, उतने पैसे आपको मिल गए या पे नहीं करने पड़े, बात तो एक ही है। ये हमने आज का अपना टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। अब कल इंशाल्लाह ताला इससे आगे हम चलेंगे। आप समझे कि हमारे बेसिक्स लेक्चर अब कंप्लीट हुए हैं, हमारे अब बेसिक्स कंप्लीट हुए हैं, अब हम आगे जो चलेंगे हमारे मेन चैप्टर्स की तरफ हम फॉरवर्ड करेंगे। उसमें सबसे पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, और ये ओ लेवल्स का भी है इसी तरह, और ए लेवल्स का भी है इसी तरह ही है। तो इंशाल्लाह ताला